बारिश में चटोरी देवरानी बाजार नहीं जाएगी। बारिश का मौसम आते ही आसमान काले बादलों से ढक जाता है। कभी तेज हवा में हल्की बारिश तो कभी कड़कती बिजलियों के साथ मूसलाधार बारिश होती है। सड़कें बारिश से ढक जाया करती हैं और इन्हीं सब के बीच रहता है हमारा मेहता परिवार, जिसकी बड़ी बहू नेहा जिम्मेदार है तो वहीं छोटी बहू रिया खाने की शौकीन। अरे, मैंने यहाँ मेहमानों के लिए मिठाइयाँ लाकर रखी थी। बड़ी बहू नेहा, क्या तुमने मिठाइयाँ देखी हैं? नहीं मम्मी जी, मैंने उन्हें उठाया नहीं है, देखा भी नहीं। शायद वहीं रखी होंगी, आप ध्यान से देखिए। अरे मम्मी जी, मत ढूंढिए मिठाइयाँ, वो आपको मिलेंगी नहीं। क्यों छोटी बहू, तुमने रखी हैं क्या? हाँ रखी है ना, अपने पेट में। वो दरअसल मिठाइयाँ देखने में इतनी टेस्टी लग रही थी कि मैंने सोचा एक बार चख लेती हूँ, और फिर देखते देखते सारी मिठाइयाँ खत्म हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। देवरानी जी, हमें पता है आप खाने की शौकीन हैं, लेकिन कम से कम मेहमानों के लिए लाई गई मिठाइयाँ तो छोड़ देती। नेहा की बात सुनकर रिया मुस्कुराने लगती है और ऐसा सिर्फ आज नहीं बल्कि हर रोज रिया किया करती थी। घर में जब भी कोई स्पेशल टेस्टी पकवान बनते तो रिया प्लेट लेकर खड़ी हो जाती। घर के खाने से लेकर बाहर के चटपटे खाने की भी शौकीन होती है, कभी पानी पूरी तो कभी भेलपूरी। तभी एक दिन बाजार में सब्जियां लेते हुए, देवरानी जी, हमने सारी सब्जियां ले ली हैं, अब जल्दी से घर चलकर सब्जियां काटकर खाना बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। हाँ भाभी, घर जाकर खाना तो हम लोग बना ही लेंगे, लेकिन उससे पहले वो देखिए, वहाँ पर पानी पूरी का ठेला है, चलिए वहाँ चलकर पानी पूरी खाते हैं। अरे लेकिन अगर बारिश शुरू हो गई तो? अरे तो क्या हो गया जेठानी जी, वैसे भी बारिश में भीगने में तो बहुत मज़ा आता है। अगर बारिश शुरू भी हो गई तो 2 पानी पूरी एक्स्ट्रा खाकर भीगते हुए मज़े से घर जाएंगे। इतना कहकर रिया नेहा को खींचते हुए पानी पूरी के ठेले के पास ले जाती है और हाथ में प्लेट लेकर पानी पूरी खाना शुरू करती है। अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट पानी पूरी है, सच में मज़ा ही आ गया, बिल्कुल चटपटी और तीखी, मसालेदार। अरे मैडम, मैं हमेशा अच्छी पानी पूरी बनाता हूँ, वैसे आपकी एक प्लेट हो गई है, और दूँ? हाँ भैया, एक प्लेट और लगा दीजिए। जेठानी जी आप भी खाइए। नहीं नहीं देवरानी जी, मुझे और नहीं खाना, आप जल्दी जल्दी खाइए, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि बारिश में भीगने से जुकाम हो जाता है और अगर हम बीमार पड़ गए तो घर के काम कौन करेगा? नेहा की बात सुनकर रिया एक के बाद एक पानी पूरी खाती है और धीरे धीरे 100 रुपए की अकेले ही पानी पूरी खा जाती है और पैसे देकर नेहा के साथ घर आ जाती है। रिया की इस हरकत की वजह से परिवार बहुत परेशान था। रिया के परिवार वाले रिया को समझाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन रिया हर बात सिर्फ मजाक में टाल देती। इसी तरह एक दिन जब नेहा किचन में खड़ी होकर गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तल रही होती है तो मेहमान आने वाले हैं, जल्दी जल्दी मैंने सारी कचौरियाँ तो बना ली है, अब बस चटनी बनाने की देर है, मेहमानों के आने से पहले वो भी बना लूंगी। नेहा किचन में खड़ी होकर कढ़ाई में कचौरियों को तल रही होती है। तभी किचन के दरवाजे पर रिया आकर खड़ी हो जाती है। अरे वाह जेठानी जी, आज मेहमानों के आने की खुशी में कचौरियाँ बनाई जा रही हैं। हाँ देवरानी जी, मैंने सोचा बारिश के मौसम में कचौड़ियों का मज़ा ही कुछ अलग होता है, और फिर इतने दिनों से घर में कचौड़ियाँ भी नहीं बनी थी, इसलिए मैंने आज मेहमानों के लिए कचौड़ियाँ बनाई हैं। वैसे जेठानी जी, आप इतनी सारी कचौड़ियाँ बना ही रही हैं तो 2 मुझे भी दे दीजिए, आपको झटपट बता दूंगी कैसी बनी है। देवरानी जी, थोड़ा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। ये कचौरियाँ मेहमानों के लिए हैं, आपको भी मेहमानों के खाने के बाद ही मिलेंगी। लेकिन जेठानी जी, अगर कचौरियों में कुछ कमी हुई तो मेहमानों के सामने इंसल्ट हो जाएगी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे सामने मेरे जेठानी जी के इंसल्ट हो, इसलिए आप कचौरियाँ मुझे दे दीजिए, मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको। इतना कहकर रिया तुरंत प्लेट निकालती है और उसमें गर्मा गर्म 2 कचौड़ियाँ रखकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठती है और कचौड़ियाँ खाने लगती है। तभी सरिता उसे देखती है। हे भगवान, बहू ये क्या कर रही है तू? मेहमानों के आने का वक्त हो गया है और तू डाइनिंग टेबल पर बैठकर कचौड़ियाँ खा रही है। अरे तो क्या हो गया मम्मी जी, वैसे भी घर मेरा है, उनका थोड़ी ना है, मेरी मर्जी, मैं कभी भी कुछ भी खाऊं। हे भगवान, किसी दिन तेरी इस खाने की आदत की वजह से हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। एक तरफ बड़ी बहू है जो सुबह से रसोई में लगी हुई है, मेहमानों के आने की तैयारी कर रही है, और दूसरी तरफ तू मेहमानों के हिस्से का खाना खा रही है। क्यों मम्मी जी, आपकी बड़ी बहू जिम्मेदार है और छोटी बहू खाने की शौकीन, एक ही तो जिंदगी है, अब क्या मैं इसमें अपने मनपसंद का खाना भी ना खाऊं? इतना कहकर रिया मुस्कुराते हुए कचौड़ियाँ खाने लगती है। कभी कभी रिया की यह हरकत परिवार को हंसा देती तो कभी कभी परेशानियां बढ़ा देती। इसी तरह फिर अगले दिन जब बारिश की हल्की बूंदें पड़ रही होती हैं तो अरे छोटी बहू, बाहर का मौसम इतना खराब है, तुझे इस वक्त बाहर जाने की क्या जरूरत है? वो मैं तो बाहर सब्जियां लेने जा रही हूँ। अब जेठानी जी घर का काम कर रही हैं तो बाहर का काम भी तो किसी को देखना ही पड़ेगा ना। देवरानी जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब्जियां देवर जी से ऑलरेडी मंगवा ली हैं।
अरे तो मिर्च खत्म हो गई होगी, और वैसे भी मैंने किचन में देखा था धनिया पत्ता भी नहीं है, वही लेने जा रही हूँ। छोटी बहू, आज रसोई में धनिया पत्ते का कोई काम भी नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो कल बड़ी बहू मंगवा देगी। तू कहाँ बिना मतलब बाहर जाकर अपना वक्त बर्बाद करने के पीछे तुली है? ओहो मम्मी जी, मेरा कोई वक्त बर्बाद नहीं होगा, और वैसे भी मुझे सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। 2 मिनट में जाकर 5 मिनट में वापस आ जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। इतना कहकर रिया तुरंत छतरी उठाती है और उसे खोलकर धनिया पत्ता और मिर्च लेने के लिए बाहर निकल पड़ती है। हे भगवान, ये छोटी बहू बिना दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। धनिया पत्ते के नाम पर अपनी पेट पूजा करके आएगी। बात तो सही कही आपने। खैर छोड़िए, समय के साथ उन्हें खुद एहसास हो जाएगा। ऐसी आदतें शादी के बाद अच्छी नहीं लगती। पूरे परिवार को पता होता है कि रिया जब भी बाहर जाती है उसके दिमाग में जिम्मेदारियों का पहाड़ नहीं बल्कि गोलगप्पे और भेलपूरी के ठेले की खोज होती है। और आज भी रिया इसी खोज में बाहर निकली होती है, जिसकी वजह से पहले 10 मिनट और फिर 20 मिनट और फिर धीरे धीरे पूरा 1 घंटा बीत जाता है। और 1 घंटे के बाद जाकर रिया हाथ में मिर्च और धनिया पत्ता लेकर घर वापस लौटती है। रिया बहू, तुझे इतनी देर कहाँ लग गई? धनिया पत्ता तो मोड़ पर ही मिलता है और वहां से धनिया पत्ता लाने में 1 घंटा, ज्यादा समय नहीं लग गया? क्या बताऊं मम्मी जी, वहाँ इतनी भीड़ थी कि मक्खी भी नहीं जा रही थी। वो तो मैं जैसे तैसे बड़ी मेहनत से धनिया पत्ता और मिर्च लेकर आई हूँ। तभी वहां अमित और नेहा आते हैं, जिनकी नजर रिया की साड़ी के पल्लू पर गिरी हल्की सी इमली की चटनी पर पड़ती है। भाभी, मिर्च वाले के पास भीड़ ज्यादा थी या भेलपूरी वाले के पास? मुझे क्या पता, मैं तो मिर्ची लेने गई थी। अब भेलपूरी वाला जाने उसकी दुकान पर भीड़ थी या नहीं। हाँ भाभी, भेलपुरी वाला भी जाने, और साथ ही आपकी ये इमली की चटनी में कबड्डी खेल रहा साड़ी का पल्लू भी। ये सुनते ही सभी हंसने लगते हैं और नेहा चुपचाप सारी बातें नोटिस करती है। इसी तरह समय बीतता है। फिर एक दिन जब नेहा हल्की बारिश और सुहाने मौसम में सभी के लिए पकौड़े बना रही होती है तो बाहर का मौसम और आलू के पकौड़े दिन बना देते हैं। बॉस की डांट और क्लाइंट की चीख चीख सब एक झटके में दूर हो जाती है। मुझे भी पता है नीरज जी, इसीलिए तो मैं आज पूरे परिवार के लिए गर्मा गर्म आलू, प्याज और पनीर के पकौड़े बना रही हूँ। आज तो पूरा परिवार साथ समय व्यतीत करेगा। अब बस पापा जी। तभी नेहा की बात बीच में काट कर नीरज, और मुझे पकौड़े खाने का, अब तो बस पापा के आने का इंतजार है। जैसे ही पापा आएंगे पूरा परिवार साथ बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े खाएगा। चलो चलो, अब जल्दी जल्दी तुम भी सारे पकौड़े एक साथ बना लो, और फिर तुम भी हमारे साथ बैठकर इस मौसम का लुत्फ उठाना। नीरज गैस की तरह घात लगाए पकौड़े का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां टहलते टहलते रिया आती है। अरे गर्मा गर्म आलू और पनीर के पकौड़े, वाह! इन्हें तो देखते ही मेरा मन और मैं दोनों ही खुशी से झूम उठे हैं। मुझे पहले से ही पता था कि आप पकौड़े देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। आप बस थोड़ी देर और रुकिए, परिवार के सभी लोगों को आ जाने दीजिए, फिर साथ बैठकर पकौड़े खाएंगे। भाभी, जब सब आएंगे तब दोबारा मैं सबके साथ पकौड़े खा लूंगी, लेकिन अभी आप मुझे 2 पकौड़े तो दे दीजिए कम से कम। लेकिन देवरानी जी। रिया नेहा की बात नहीं सुनती और प्लेट में पकौड़े रखकर हॉल में चली जाती है और सोफे पर बैठकर पकौड़े खाने लगती है। आहा, कितने ज्यादा टेस्टी पकौड़े बनाए हैं जेठानी जी ने, मानना पड़ेगा। जेठानी जी के हाथों में तो स्वाद बहुत है। तभी वहां कमरे से निकलकर सरिता आती है और रिया को इस तरह पकौड़े खाते देखकर सिर पर हाथ रख लेती है। हे भगवान बहू, थोड़ा तो सब्र कर लिया होता, कम से कम अपने ससुर जी को तो आ जाने देती। इतनी भी क्या जल्दी थी पकौड़े खाने की? अरे मम्मी जी, क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी मैं तो सिर्फ 2 पकौड़े ही खा रही हूँ, बाकी ससुर जी के आने के बाद ही खाऊंगी। इतना कहकर रिया पकौड़े खाने लगती है और 2 पकौड़े देखते ही देखते कब 8 पकौड़े में बदल जाते हैं रिया को पता भी नहीं चलता। और तभी बाहर से कमलेश आते हैं। अरे वाह, आज गर्मा गर्म पकौड़े बने हैं, फिर तो बहुत मजा आएगा। पापा, मजा तो तब आएगा ना जब पूरा परिवार साथ होगा। भाभी ने तो पहले ही पकौड़े खा लिए। वो दरअसल मैं तो बस। अरे बड़ी बहू, जब दोबारा घर में पकौड़े बनाओ तब रिया बहू के लिए पहले ही एक प्लेट निकाल कर अलग कर देना। हाँ भाभी, क्योंकि आपकी तरह आपकी देवरानी भोली वाली, जिम्मेदारियों वाली नहीं बल्कि खाने की शौकीन, चटपटे खाने की चटोरी है। अमित की बात सुनकर सभी साथ ही रिया हंसने लगते हैं और इसी तरह रिया हर बात में मजाक में लेने लगती है। उसे अपनी इन हरकतों पर जरा सा भी अफसोस नहीं होता। उसे लगता है कि यह सब तो नॉर्मल है। इसी तरह फिर एक दिन रात को तेज बारिश हो रही होती है। देवरानी जी के चटोरेपन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिन पर दिन उनकी आदत बढ़ती गई तो आगे चलकर उन्हें ही दिक्कत होगी। अब मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेरी चटोरी देवरानी बाजार न जा पाए। नेहा बारिश को देखते हुए ये सोच रही होती है, तभी चेहरे पर परेशानी लिए सरिता वहां आती है। बड़ी बहू, तू देख रही है ना, तेरी देवरानी की आदत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है, कहीं शौक लत में ना बदल जाए।
हाँ मम्मी जी, मैं भी यही सोच रही थी। बहू, अब तू ही अपनी देवरानी को प्यार से समझा, क्योंकि मेरी तो वो सुनने वाली नहीं है। हाँ मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं देवरानी जी को यह एहसास दिलाऊंगी कि किसी भी चीज के पीछे भागना अच्छा नहीं होता, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो। आखिरकार ये सब कुछ तू कैसे करेगी बहू? मैं नहीं, इस साल की बारिश ही उनके चटोरेपन का इलाज बनेगी। और अब से मेरा एक ही मकसद है, मेरी चटोरी देवरानी बाजार नहीं जाएगी। सरिता नेहा को देखने लगती है और वहीं नेहा बारिश को देखते हुए एक ऐसा प्लान बनाती है जिसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। और इस खतरनाक प्लान के बारे में अभी नेहा किसी को कुछ नहीं बताती। फिर अगली सुबह होते ही हर न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर फैल जाती है। अरे किसी को इस घर में आजकल की खबरों की जानकारी रहती है या नहीं? पापा, सुबह सुबह आप टेप रिकॉर्डर की तरह चालू क्यों हो गए हैं? क्या बात है, कोई बड़ी न्यूज़ आई है क्या? तभी दूर से घबराते हुए नीरज आता है। अरे बड़ी नहीं बल्कि खतरनाक न्यूज़ आई है। कोई टीवी तो ऑन करो, फिर पता चलेगा आखिरकार पूरी खबर क्या है। नीरज की बात सुनते ही रोहित तुरंत टीवी ऑन करता है और पूरा परिवार एक एक करके लिविंग रूम में इकट्ठा होता है। आज की सनसनीताजा खबर, सरकार ने कर दिया है रेड अलर्ट जारी। होगी मुंबई में खतरनाक बारिश, नहीं निकलेगा कोई घर से बाहर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पापा, अगर कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा तो ऑफिस कैसे जाएंगे हम लोग, और घर का बाकी सारा काम कैसे होगा? जी हाँ, खबरों की माने तो स्कूल कॉलेज को बदलते मौसम को देखकर बंद कर दिया गया है। बाजार न जाने की कीजिए कोशिश। घर की बहू बेटियों को रखिए घर में सुरक्षित, क्योंकि बारिश ने ले लिया है खतरनाक रूप। हो जाइए सतर्क। ये सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है और बाहर हो रही तेज मूसलाधार बारिश को देखने लगता है। बाहर की बारिश को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये न्यूज़ असली है। पापा, लेकिन अब बारिश में घर में काम, ऑफिस का वर्कलोड सब कुछ बढ़ जाएगा। हे भगवान, अगर घर से बाहर निकलना बंद हो गया तो मैं मार्केट कैसे जाऊंगी? और अगर मार्केट नहीं गई तो मैं गोलगप्पे, भेलपूरी, समोसा, जलेबी ये सब कुछ कैसे खाऊंगी? देखिए, जो भी हो, लेकिन इस परिवार की सेफ्टी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस परिवार का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जाएगा। हाँ, बाहर घुटने भर तक पानी भर गया है। अब आप लोग अपना काम, वो क्या कहते हैं ना, हाँ, वर्क फ्रॉम होम, वही लेने की कोशिश कीजिए। और अगर ना मिले तो टाइम से ऑफिस जाना, टाइम से घर आना होगा। सरिता और नेहा की बात पूरा परिवार मान लेता है और कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। सभी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और वहीं रिया हर 10 मिनट में खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखने लगती है। क्या हुआ देवरानी जी, आप हर दो पल में खिड़की खोलकर क्यों देख रही हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। नेहा अच्छे से समझ जाती है कि रिया को बारिश से ज्यादा खाने की फिक्र है, पर वो कुछ कहती नहीं है। फिर रात को रिया के सोने के बाद पूरा परिवार इकट्ठा होता है और नेहा सभी को प्लान बताती है। ठीक है भाभी, अगर इससे रिया का ही फायदा है तो मैं आपका साथ जरूर दूंगा। हाँ बहू, तेरी सोच और तेरा प्लान दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इस बार हम सब तेरा साथ देंगे। पूरा परिवार नेहा के प्लान में शामिल हो जाता है और फिर अगले दिन जब रिया छाता लेकर गेट पर खड़ी होती है तो जेठानी जी, मम्मी जी, अब तो बारिश धीमी हो गई है, अब तो आप मुझे बाहर जाने दे सकती हैं। नहीं देवरानी जी, मौसम बहुत खराब है और मैं रिस्क नहीं ले सकती। हाँ बहू, और फिर तुझे इस वक्त बाहर जाना ही क्यों है? बाहर का माहौल बहुत खराब है, इसलिए तू घर में ही बैठ। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना कहकर रिया अपने कमरे में चली जाती है और तुरंत ढेर सारी तकियों को लाइन से रखकर रजाई से ढक देती है। वाह, क्या दिमाग लगाया है मैंने। अब मैं बाहर जाकर चटपटा खाना भी खाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सोचकर रिया तुरंत सभी की नजरों से बचकर अपने कमरे की खिड़की से रस्सी के सहारे उतरकर दबे पांव घर के बाहर निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मैं बिना मतलब देवरानी जी को गलत समझ रही थी मम्मी जी। मेरे मना करने के बाद देवरानी जी ने ना ही हमसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट किया और अब चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई हैं। एक बार चलकर देख लेती हूँ। ठीक है बहू। ये सोचकर नेहा रिया के कमरे में जाती है जहां रिया सो रही होती है। ये देखकर नेहा वापस अपने काम में लग जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब रिया बाहर का चटपटा खाना खाकर घर में छुप कर आती है तब नेहा रिया को देख लेती है। अगर देवरानी जी बाहर गई थी तो फिर कमरे में कौन था? अभी उनका पीछा करके पता लगाती हूँ। नेहा तुरंत रिया के पीछे पीछे जाती है। रिया अपने कमरे में पहुंचती है और तकिया हटाकर हंसने लगती है। मेरे घर वाले कितने बड़े बेवकूफ हैं, और खास करके मेरी जेठानी, उन्हें पता तक नहीं चला कि ये तकिया है, मैं नहीं। ये सोचकर रिया इतराते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं दूर खड़ी नेहा, ये क्या देवरानी जी अपनी जगह पर तकिया लगाकर बाजार चली गई थी? मतलब इस बार मैं अपनी चटोरी देवरानी को बाजार जाने से नहीं रोक पाई। ओह, इन्हें समझाकर भी कोई फायदा नहीं है। इन्हें खुद समझना होगा कि क्या गलत है और क्या सही। ये सोचकर नेहा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसी तरह फिर अगले दिन मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और लिविंग रूम के खिड़कियों से पानी टपकने लगता है। तभी बहू, ये क्या?
रोज रोज तू छाता लेकर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तुझे पता है ना, हम सब ने डिसाइड किया था कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगी। नहीं, किसी को भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने घर का सारा सामान मंगवा लिया है। दूध वाले सब्जी वाले को घर आकर ही चीजें पहुंचा देने को कह दिया है। लेकिन फिर भी किसी चीज की तो जरूरत पड़ सकती है ना। नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, और अगर होगी तो मैं देख लूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेहा सख्ती से रिया को मना कर देती है, जिससे रिया अपने कल वाले प्लान को दोबारा दोहराने की कोशिश करती है। तकिया लगाती है और फिर चुपके से घर से बाहर निकलने लगती है कि तभी दरवाजे पर बस बहुत हो गया देवरानी जी, हर बार आपकी ये चाल कामयाब नहीं होगी। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है आप तकिया लगाकर जाती हैं और सबकी आंखों में धूल झोंकती हैं। लेकिन जेठानी जी। लेकिन कुछ नहीं, अब आप बाजार नहीं जाएंगे, और अगर आप गई तो मैं सबको बता दूंगी कि आप चटोरी होने के साथ साथ झूठी भी हैं, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब मेरी चटोरी देवरानी बारिश में बाजार नहीं जाएगी। नेहा की धमकियों से रिया डर जाती है और बाजार नहीं जाती है। लेकिन हमेशा की आदत की वजह से बारिश में बाजार न जाकर घर में रहना उसे किसी जेल की सजा से कम नहीं लगता है। फिर शाम को जब घर में गर्मा गर्म पकौड़े बनते हैं तो देवरानी जी ये देखिए, आज मैंने आपके लिए पकौड़े बनाए हैं। नहीं जेठानी जी, आज पकौड़े खाने का बिल्कुल मन नहीं है, आज कुछ चटपटा खाना है। अरे भाभी, आपको आज नहीं बल्कि आपको हमेशा चटपटा खाना पसंद है। बारिश शुरू नहीं होती है और आपका मन गोलगप्पे की तरह दौड़ पड़ता है। अमित की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। वहीं रिया बेचैन खड़ी होती है, कभी फ्रिज खोलती है तो कभी खिड़की से बाहर झांकती है। एक तरफ रिया बेचैन हो रही होती है तो दूसरी तरफ नेहा और घर वाले अपना प्लान कामयाब होता देखकर खुश हो रहे होते हैं। इसी तरह वक्त बीतता है और फिर रात को रिया अपना फोन उठाती है। मैं सुबह से इतनी बेचैन हो रही हूँ और ये आइडिया मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अब देखती हूँ, बारिश हो या तूफान, जेठानी जी मुझे चटपटा खाना खाने से कैसे रोक सकती है। यह सोचकर रिया तुरंत बाजार के चटपटे स्टॉल पर फोन लगाती है। अरे पानीपुरी वाले भैया, मेरे घर जरा 2 प्लेट पानीपुरी भिजवा दीजिए। अरे मैडम ठीक है, मैं आपके घर पर अभी पानीपुरी भिजवा देता हूँ। अच्छा, साथ में ना भेलपुरी और 2 प्लेट चाट भी भेज दीजिएगा। आपके पास वो रामू काका करता है ना काम, उससे ही। हाँ ठीक है, पहुँचवा दूंगा। वैसे देखा, उस दिन मैंने आपको अपना नंबर दे दिया था, आज आ गया ना आपके काम। हाँ भैया, अच्छा हुआ, अब आप जल्दी से भिजवा दीजिए। इतना कहकर रिया फोन कट कर देती है और फिर कुछ ही देर बाद बाजार से रिया के लिए पानीपुरी वाला भेलपुरी गोलगप्पे भिजवाता है। रिया चुपके से जाती है, अपना ऑर्डर रिसीव करती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। अच्छा हुआ उस दिन मैंने पानीपुरी वाले भैया का नंबर ले लिया था। अब रोज रोज चटपटा खाना बाजार से मंगा कर खाऊंगी। जेठानी जी को क्या लगा, वो मुझे चटपटा खाना खाने से रोक लेंगे। अगर वो चालाक है तो मैं भी उनसे कम नहीं हूँ। यह सोचकर रिया मजे से पानीपुरी खाती है। उसे इस वक्त की भनक नहीं लगती कि उसकी हर गतिविधियों पर कोई नजर रख रहा है। समय बीतता है और रिया की चालाकियां बढ़ती जाती हैं। वो अक्सर बाजार जाने पर रोक की वजह से बाहर से खाना मंगवाती है। एक दिन नेहा रिया को ऑर्डर रिसीव करते हुए देख लेती है। अच्छा तो ये बात है, तभी मैं सोचूं हर रोज बाजार जाने के लिए जिद करने वाली देवरानी अचानक चुप कैसे हो गई। हमारा प्लान फ्लॉप हो रहा है और बड़ी बहू तू हंस रही है। चल कर रिया बहू को रोकते हैं। नहीं मम्मी जी, अभी नहीं, अब तब उन्हें रोकेंगे जब सही वक्त होगा। देखिएगा, कुछ दिनों में उन्हें खुद ब खुद एहसास हो जाएगा। इतना कहकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिया अपने कमरे में बैठकर चाउमीन खाने लगती है। मैंने कितना अच्छा प्लान बनाया है, इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लग सकती। अब मैं मजे से हमेशा चटपटे खाने का स्वाद लूंगी। एक तरफ रिया खुश हो रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ नेहा अपने कमरे में बैठकर फोन पर कुछ देखकर मुस्कुराने लगती है। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता है और फिर अगले दिन। नेहा, आज ध्यान देना, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पानी घुटनों तक जमा हो गया है और मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हाँ भाभी, यहाँ तक कि छोटे क्षेत्र में पुलिस की नाकाबंदी भी हो गई है, इसलिए आज ना कोई बाजार जाएगा और ना ही कोई घर से बाहर निकलेगा। मैं सभी को बोल दूंगी कि आज सभी घर में रहें और पूरा परिवार साथ हो। यह सोचकर नेहा घर वालों को स्ट्रिक्टली घर से बाहर कदम रखने तक के लिए मना कर देती है। ठीक है भाभी, हम लोग इस बात पर खास करके ध्यान देंगे, न खुद घर से बाहर जाएंगे और ना ही किसी और को जाने देंगे। हाँ बहू, अब अपनों की सुरक्षा अपने हाथों में है, इसलिए पूरे परिवार का एक साथ घर में होना जरूरी है। बहू सही कह रही है, आज इस घर की मक्खी भी घर के बाहर नहीं जाएगी क्योंकि बाहर का मौसम बहुत खराब है। पूरा परिवार मिलकर घर के सभी सदस्यों पर घर के बाहर कदम रखने तक पाबंदियां लगा देता है। और ये सब देखकर रिया दोबारा फोन उठाकर ऑर्डर प्लेस करती है। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय का फोन आता है। मैडम, बारिश बहुत तेज हो रही है, इस बारिश में मैं आपके घर तक नहीं आ सकता, पिछली गली की गरीब बस्ती तक ही आ पाऊंगा। अगर इसे फोर्स किया घर तक आ जाओ तो क्या पता ये ऑर्डर दिए बिना ही चला जाए। इससे अच्छा है मैं कुछ छाकर ही ले लूंगी। ठीक है भैया, आप गरीब मोहल्ले तक आ जाइएगा, मैं आपको वहीं मिलूंगी।
इतना कहकर रिया फोन कट कर देती है और सभी की नजरों से बचकर छुपकर तूफानी बारिश में अपना ऑर्डर लेने बाहर निकल पड़ती है। वहीं घर पर अरे बड़ी बहू, छोटी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो घर में है ही नहीं ना? कहीं बाहर तो नहीं भाग गई खाने के लालच में? नहीं नहीं मम्मी जी, बाहर कहाँ जाएंगी? इतनी तेज बारिश में तो गोलगप्पे वाला भी नहीं बैठा होगा, अपने कमरे में सो रही होंगी वो। चलो फिर ठीक है, कम से कम हमारा प्लान तो कामयाब हो रहा है। धीरे धीरे छोटी बहू की आदत सुधर ही जाएगी। एक तरफ घर वाले खुश हो रहे होते हैं तो वहीं बारिश में ऑर्डर लेने के बाद रिया अटक जाती है और एक टीन शेड के नीचे खड़ी हो जाती है। हे भगवान, लग रहा है बारिश ने अपना रौद्र रूप ले लिया है। जब आई थी तब वो बारिश धीमी थी, लेकिन अब इतनी तेज हो गई है कि छाते में भी बात नहीं बनेगी। अब मैं क्या करूं? मैं तो यहाँ आकर फंस गई। एक तरफ रिया बारिश में फंस जाती है और दूसरी तरफ पूरे परिवार वालों को उसकी चिंता शुरू हो जाती है। माँ, सुबह से रिया किचन में लगी हुई है, उसे भी बुला लीजिए। नहीं, छोटी बहू किचन में नहीं है, बल्कि किचन में तो बड़ी बहू खाना बना रही है। हमें लगा कि वो अपने कमरे में आराम कर रही होगी। नहीं मम्मी जी, रिया तो कमरे में नहीं है। आखिरकार ये लड़की गई कहाँ? मैंने पूरे घर में छान मारा, भाभी कहीं भी नहीं है और ना ही उनका फोन लग रहा है। ये भगवान, रिया की रक्षा करना। न जाने वो कहाँ चली गई, ना फोन लग रहा है, ना उसकी कोई खबर है। अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? हे भगवान, रिया बहू ठीक तो होगी ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा? हे भगवान, उसकी रक्षा कीजिएगा। माँ परेशान मत होइए, मैं अभी छाता लेकर बाहर जाकर देख कर आता हूँ, कहीं भाभी बाहर तो नहीं। देवर जी, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, आप अकेले नहीं जाएंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी देवरानी जी को ढूंढने। तो फिर मैं भी चलता हूँ। नहीं, घर पर भी तो किसी को रहना ही पड़ेगा ना, और फिर मैं और देवर जी मिलकर देवरानी जी को ढूंढ लेंगे। आप परेशान मत होइए। इतना कहकर नेहा अमित के साथ तेज बारिश में छाता लेकर बाहर निकलती है और इधर उधर चारों तरफ नजरें दौड़ाकर रिया को ढूंढने लगती है। देवरानी जी, देवरानी जी, रिया, रिया कहाँ हो तुम? रिया भाभी, छोटी भाभी, कहाँ हैं आप? अमित और नेहा दोनों आवाज लगाते लगाते आगे बढ़ते हैं। तभी उनकी नजर दूर टीन शेड के नीचे हाथ में फूड की थैली लिए खड़ी रिया पर पड़ती है, जिसे देखते ही नेहा और अमित तुरंत उसके पास जाते हैं। देवरानी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप कोई छोटी बच्ची हैं क्या, जो मना करने के बावजूद बातें नहीं मानती हैं? जेठानी जी, देवर जी, आप दोनों यहाँ? हाँ भाभी, यहाँ हम तो आपको ढूंढने आए हैं, लेकिन आप यहाँ क्यों आई थी? आपको पता है कि घर के सभी लोग कितना परेशान हो गए थे। माँ रोने लगे थे और पापा परेशान होकर ऊट पटांग बातें करने लगे थे। हाँ देवरानी जी, आखिरकार आपको अगर बाहर आना ही था तो किसी को बताकर आती, कम से कम फोन तो लेकर आती। फोन भी आपने घर पर ही छोड़ दिया था। सभी को लगने लगा था कि आपको कहीं कुछ हो तो नहीं गया। आपको पता है ना आजकल लड़कियों के साथ कितनी ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके बावजूद आपने ये सारी हरकतें की। भाभी, आज आपकी वजह से पूरा परिवार आंखों में आंसू लिए आपका इंतजार कर रहा है। इस बात का आपको जरा सा भी एहसास नहीं है? नेहा और अमित की बातें सुनकर पहली बार रिया की आंखों में पछतावा और अपनों के लिए चिंता झलकती है। उसके हाथों में रखा फूड का पैकेट नीचे गिर जाता है। देखिए देवरानी जी, मैं आप पर चिल्लाना नहीं चाहती, लेकिन आप ही सोचिए, अगर घर का कोई और सदस्य इस तरह गायब हो जाए तो आप क्या करेंगी? मुझे माफ कीजिएगा जेठानी जी, शायद मुझे सच में यहाँ इस तरह छुपकर नहीं आना चाहिए था। मैं तो बस 5 मिनट की डिलीवरी लेने आई थी, लेकिन यहाँ फंस जाऊंगी इस बारे में मुझे नहीं पता था। आज बारिश के पानी के साथ रिया की आंखें भी आंसुओं के पानी से भर जाती हैं और वो तुरंत नेहा और अमित के साथ घर लौटती है। रिया को देखते ही सरता बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लेती है। बहू तो ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? पता है मैं कितना घबरा गई थी, मुझे लगा कहीं तुझे कुछ हो न जाए। वो तो भगवान की कृपा है जो तू सही सलामत है। जिससे मैं झूठ बोलती आई हूँ वो मेरी इतनी केयर करते हैं। क्या सच में मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है? देखिए देवरानी जी, चटपटा खाना खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर इसी खाने से अपनों की परेशानी बढ़ने लगे तब हमें अपनों के बारे में सोचना चाहिए और अपनी आदत के बारे में भी। बहू, तू चटपटा खाना कभी भी खा सकती है, लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? इसका जवाब तेरे पास है। बता, क्यों गई थी तू बाहर? बस अपना चटोरापन दूर करने के लिए? मम्मी जी, वो दरअसल इतने दिनों से मैंने कुछ चटपटा खाया नहीं था, इसी वजह से मैंने सोचा ऑर्डर करके कुछ मंगा लूं। आपको तो पता ही है, इतने दिन से मैं घर में ही हूँ, बाजार तक नहीं गई। कोई कुछ कहता उससे पहले ही नेहा अपना फोन ऑन करती है और सभी को रिया के कमरे में बैठकर छुपकर खाने की वीडियोस दिखाती है। आपको क्या लगा था देवरानी जी, आप बाहर से खाना मंगवा कर खा रही हैं और मुझे पता भी नहीं है? देवरानी जी, कम से कम अब तो झूठ का सहारा छोड़कर सभी को सच्चाई बताइए। और कब तक झूठ का सहारा लेंगी? मतलब बहू, तुम रोज बाहर से खाना मंगवाती रही और हमें पता भी नहीं चला? आप लोगों को पता नहीं चला, लेकिन जेठानी जी, आपको कैसे पता चला कि मैं बाहर से खाना मंगवा कर खा रही हूँ?
क्योंकि सभी के कमरे में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग मैं चेक करती हूँ और आपके कमरे की रिकॉर्डिंग चेक करते वक्त मुझे आपकी असलियत का पता चल गया था। पर मैंने किसी से कुछ कहा नहीं क्योंकि मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, पर आप हैं कि खुद समझने का नाम ही नहीं लेती हैं। नेहा की बातें सुनकर रिया रोने लगती है और एक ही क्षण में उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। मम्मी जी, आप लोग साथ ही पूरा परिवार मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। मैंने आप लोगों की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। हर गलती की सजा माफी नहीं बल्कि पछतावा और खुद में लाया गया सुधार होता है। अब आप लोग चिंता मत कीजिए, अब से मैं ना बाहर का चटपटा खाना खाऊंगी और ना ही दोबारा ऐसी गलती करूंगी, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो गया है अपनों की बातें कुछ क्षण के लिए हमें उदास कर सकती हैं, लेकिन हमेशा की खुशियां भी दे सकती हैं। और फिर ये सब कुछ आप लोग मेरे लिए ही तो कर रहे हैं, इसलिए अब मैं अपने खाने पर नियंत्रण रखूंगी। बहू, अगर तुझे पहले इस बात का एहसास हो जाता तो शायद आज इतना सब कुछ ना होता। चल कोई बात नहीं, कम से कम तुझे तेरी गलती तो समझ में आई। हाँ देवरानी जी, हमारे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि आपको आपकी गलती समझ में आ गई है, और अगर आपको असली माफ़ी चाहिए तो आप हमें सॉरी बोलकर नहीं बल्कि अपनी आदतों को सुधार कर मांगिएगा। इस तरह सभी रिया को माफ कर देते हैं और रिया खुद में सुधार लाने का फैसला लेती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर सबसे पहले रसोई में पहुंचती है। अरे देवरानी जी, आज आप इतनी सुबह किचन में? हाँ, तो अब तक मैं अपनी पसंद नापसंद और ख्वाहिशों को पूरा करती थी, लेकिन अब मैं अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करके अपनों की जरूरत का ध्यान भी दूंगी। रिया की बात सुनकर नेहा मुस्कुराने लगती है। तभी किचन में कमलेश और सरिता आते हैं। बहू, आज तुम दोनों को इस तरह साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। रिया, तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इससे अच्छा हमारे लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। और इसी खुशी में आज घर में बनेंगे गर्मा गर्म पकौड़े हरी चटनी के साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं पापा जी, आज मैं सबके लिए पनीर के, प्याज के, आलू के हर तरह के पकौड़े बनाऊंगी और गर्मा गर्म चाय भी। बहू, सिर्फ तू क्यों, हम सब लोग क्यों नहीं, आज पूरा परिवार साथ खाएगा तो साथ बनाएगा भी। और देख, मेरे हाथों की चाय पीकर लगेगा कि असलियत में तो ये चाय वाले हैं। सरिता की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और फिर एक तरफ कमलेश चाय बढ़ाता है तो दूसरी तरफ तीनों सास बहू मिलकर गर्मा गर्म पकौड़े बनाती हैं। और थोड़ी देर बाद हल्की बारिश की बूंदों के साथ बालकनी में बैठकर पूरा परिवार एक साथ चाय की चुस्कियां लेता है और पकौड़े खाने लगता है। जेठानी जी, मुझे लगता था कि असली मजा बाहर की चाट और पानी पूरी में है, लेकिन अब पता चला असली मजा तो अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने में है। अब पता चला देवरानी जी, मैं आपको बाहर जाने के लिए क्यों मना करती थी। मुझे आपके चटोरेपन से दिक्कत नहीं थी, बल्कि अपने परिवार के प्रति गैर जिम्मेदार होने से दिक्कत थी। खैर छोड़िए ना भाभी, जो होना था सो हो गया। अब पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ते हैं। वैसे भी अंत भला तो सब भला। अमित की बात सुनकर सभी हामी भरते हैं और बाहर के मौसम को एंजॉय करने लगते हैं। इस तरह देवरानी के चटोरेपन को जेठानी बाजार जाने से रोककर और अपनी गलती का एहसास दिलवाकर दूर करती है। और इसके बाद अब देवरानी भी अपनी जेठानी की तरह जिम्मेदारियों की पहले रखती है और अपनों के साथ एकता, भरोसा और प्यार में ही खुशियां ढूंढने लगती है।